बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। संघ की बात खूब हुई, कांग्रेस और संघ में और बीजेपी में क्या अंतर है, जीतने की भूख की बात हुई। मैंने आपको बीएल संतोष जो संगठन महासचिव हैं बीजेपी के, उनका स्टेटमेंट एक सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई गिनती कर रहे हैं कि हमने इतने राज्य जीत लिए तो एक और राज्य उसमें बंगाल हमको जीतना है। सिविलाइजेशनल बैटल है, भारत को बचाने के लिए जीतना है, डेमोग्राफी जो बदल रही है उसका इलाज करना है और हम जीतेंगे। यह दावा उन्होंने बंगाल को लेकर किया। मेरे पास बहुत सारी खबरें बंगाल की मैं आपको देता हूं, लेकिन पहले कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से जुड़ी एक खबर मैं आपको दे दूं। एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, खड़गे जी और नितिन नवीन जी। ये कोइंसिडेंस है क्या मैं नहीं जानता। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब लोकसभा नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पड़ोसी बनने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात है। नितिन नवीन को दिल्ली में मशहूर ल्यूटियन जोन में 9 सुनहरी बाग रोड पर सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है। हर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के पास एक को बंगला दिल्ली में दिया जाता है। टाइप 8 कैटेगरी का बंगला होता है, सबसे बड़ा होता है सर ये, सबसे बड़ा 9175 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसमें सारी सुविधाएं वगैरह सब होंगी ही। यह है 9 नंबर और 5 सुनहरी बाग रोड पर राहुल गांधी रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आवास जो है वो 6 कृष्णा मेनन मार्ग में, वो भी इसी इलाके में से थोड़ी दूरी पर ही है। तो अब नितिन नवीन के पड़ोसी जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बड़े से बड़े नेता हो जाएंगे। तो सुनहरी बाग रोड जो है एक इंपॉर्टेंट एड्रेस दिल्ली में बन रहा है। मैं पहले नहीं इतना जानता था सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह जी भी वही रहे सुनहरी बाग में, अमित शाह जी भी रहे, उससे पहले किरण रिजिजू वहाँ पर रहते थे और बहुत सारे लोग, क्योंकि वो सड़क जहाँ जुड़ती है वो और भी इम्पोर्टेंट है जहाँ अमित शाह जी रह रहे कृष्णा मेनन मार्ग पर। कृष्णा, ये ऐसे लगने में दूर लग रहा है, ये कुल मिलाकर 500 मीटर है और 500 मीटर इसलिए क्योंकि वो बंगले इतने बड़े बड़े, तो कुल मिला के 4 बंगले हैं जिसमें ये आ रहा है। और कृष्णा मेनन मार्ग का जो बंगला है वो अटल बिहारी वाजपेयी का बंगला होता था, जिसमें गृहमंत्री रहते हैं। हाँ, जिसमें गृहमंत्री रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जब छोड़ दिया उन्होंने तो उसके बाद वो कृष्णा मेनन मार्ग पर रहे। तो 500 मीटर के अंदर नितिन नवीन, राहुल गांधी और भारत की पूरी सत्ता शक्ति जो है वो वहां रह रही है, वो वहां पर आ जाएगी। इंटरेस्टिंग बात। और उससे 500 मीटर पर अभी का जो 7 कृष्णा ये लोक कल्याण मार्ग है वो भी वहीं है, मतलब प्रधानमंत्री आवास के सामने दीजिए। तो मतलब नितिन नवीन जी को प्राइम से प्राइम जगह दी गई है और इस राहुल गांधी जी को भी प्राइम से प्राइम जगह दी गई थी। लेकिन उस वक्त कितना हंगामा हुआ था जब उनका बंगला लिया गया था। जब सांसद ही चली गई थी तो बंगला भी चला गया था, सांसद ही मिल गई तो बंगला मिल गया। तो लेकिन जो बंगला दिया गया तो आप बता रहे हैं कि वो भी बहुत बड़ी जगह पर बढ़िया बंगला मिला था। विपक्ष के नेता के तौर पर भी ना, तो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। अब खड़गे साहब का इशू थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। खड़गे साहब काफी वक्त से अध्यक्ष हैं और उनका राज्यसभा का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं, कर्नाटक उनका होम स्टेट है, कर्नाटक में सत्ता में भी है कांग्रेस पार्टी। तो वहां ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो 4 राज्यसभा सीटों का चुनाव होना है अगले साल, 3 पर कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन ये मैंने जब खबर देखी तो मुझे खबर में ही खबर मिली। खबर तो ये थी कि क्या खड़गे साहब को कर्नाटका से ही दोबारा एक बार फिर राज्यसभा मिलेगी। तो ये खबर नहीं है। खबर यह है कि ये बात होने लगी कि खड़गे साहब को राज्यसभा दोबारा भेजना है कि नहीं भेजना। ये सोचिए आप, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई। अच्छा, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस के किसी सोर्स ने खबर दी है, लेकिन यह खबर चल रही थी कि खड़गे साहब को राज्यसभा दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ फिर? मतलब नए सिरे से अध्यक्ष पर विचार होगा ना फिर? निश्चित रूप से विचार हो रहा है और खबर यह भी चल रही है कि खड़गे साहब को शायद मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाएगा। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो दिग्विजय सिंह को नहीं मिलेगा। हाँ, तो वहां से खड़गे साहब का नाम भेजा जाएगा और खड़गे साहब को शायद मध्य प्रदेश से भेजा जाए, दिग्विजय सिंह को न भेज के। अब देखिए, मुझे लगता है कि खड़गे साहब बड़े नेता है, भले ही उम्र उनकी 82 ईयर्स की हो गई है। कांग्रेस की उनकी भूमिका है, दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, वो अध्यक्ष रहे न रहे, एक दलित तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनके बेटे कर्नाटका में मंत्री है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक व्यक्ति एक बार राज्यसभा पकड़ लेता है तो लंबे समय तक चलता ही रहता है। अब आप देखिए ना, दिग्विजय सिंह राज्यसभा में लगातार बने हुए, पहले कमलनाथ बने रहे थे। अभी अगर आप देखेंगे तो अभिषेक मनु सिंह भी फिर तेलंगाना से चले गए, हिमाचल से चुनाव हार गए लेकिन फिर वो तेलंगाना से उनको भेज दिया गया। तो रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से गए, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है सोनिया गांधी, वो राजस्थान से राज्यसभा गई है। तो मुझे लग रहा है कि राज्यसभा जाएंगे खड़गे साहब जिस स्थिति में, और जो उनके साथ जो दलित जुड़ा हुआ है उसके कारण उनको भेजना मजबूरी है और मुझे लग रहा है कि पार्टी उनको राज्यसभा भेजेगी। असहमति आई उधर से? जी बोलिए। नहीं, वैसे तो मतलब ये सर्वाधिकार सुरक्षित विजय जी का है, लेकिन फिर भी आज मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत मासूम हैं। मैं यही आपके लिए क्या? मैं
आप ऐसे कहते हैं, मतलब कई बार लगता है ना, आप कह रहे हैं कि कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन में 5 बार मोदी सरकार गिरा देते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। आप एक सामान्य जो खबर सब तरफ चल चुकी है उस पर भी आप इतना इकबट के साथ कर रहे हैं। वैसे ये करना चाहिए, जर्नलिज्म में ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो मैंने ऐसे लेकिन ये खबर बहुत चर्चा में है। और पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर ये कहा जा रहा है कि क्या अब भी खड़गे जी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरा सवाल है, और राहुल गांधी के आसपास की मंडली जो लालायित है, उत्सुक है, वो इस बात के लिए दबाव बना रही है कि खड़गे जी का कार्यकाल भी और खड़गे जी की राज्यसभा वाले कार्यकाल भी दोनों समापन की ओर जाए। राहुल जी का गुट चाह रहा है, राहुल जी का गुट चाहता है। अच्छा। और इसमें प्रियंका के गुट के लोग भी सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि अगर राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होता है और अध्यक्षीय समापन की ओर जाएगा तो नए अध्यक्ष के तौर पर हमारी नेता आ जाएगी। तो ये एक नहीं चल रहा है, और ये कोई सूत्रों के हवालों से नहीं होता है। ये हम लोग राजनीति देख समझ रहे हैं, उसके आधार पर ये चर्चाएं चल रही हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये हम कोई ये तो कह नहीं रहे हैं कि एलओपी के पद छोड़ दें। एक चीज और जोड़ दूं फिर इसमें मैं, एक एंगल और। ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी तस्वीर है, कल ही की तस्वीर है लेकिन ये तस्वीर मैंने सुना जो खड़गे साहब बोल रहे थे इसमें, मैंने बयान भी निकलवाया था, मैंने कहा चलो बहुत खबरें होती हैं तो इसको छोड़ दिया था। खड़गे साहब इसमें कहते हैं कि सोनिया जी के अध्यक्ष काल में कांग्रेस ने बड़े से बड़े कानून बनाए, राइट टू इंफॉर्मेशन बना था और 3-4 कानून अच्छे कानून बने थे, मैं मानता हूं। बड़े ओपन, उन्होंने ओपन एक समाज बनाने की दिशा में कानून बनाए थे, अच्छी बात थी वो। लेकिन वो क्रेडिट उन्होंने सोनिया जी को दिया, और फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उस वक्त फिर उन्होंने ये काम कराए। वही काम, पहला क्रेडिट सोनिया जी को, फिर सच बोला, मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, ये कहने सच बोला। लेकिन मुझे जो लगा, और ये भी बात फिर वही अगेन जो आपने कहा कोई सोर्सेज नहीं, बट ये भी चर्चाएं हैं कि सोनिया जी सडनली थोड़ा और एक्टिव हो गई हैं, ये सेमी रिटायरमेंट में जा चुकी हैं। लेकिन जैसे अभी खबर आई कि पिछले दिनों सोनिया जी के घर पे मीटिंग हुई जिसमें प्रियंका जी के रोल को लेकर के बातें हुई, तो वहां भी उनका एक एक्टिव रोल था। फिर अब दिखने लगा है कि सोनिया गांधी को भी शायद ये एहसास हो रहा है पार्टी को संभालना पड़ेगा, नहीं तो मामला जो है कहीं का कहीं चला जाएगा। तो क्या सोनिया गांधी भी कुछ एक्टिव रोल में आपको दोबारा लौटती दिखती है? मुझे नहीं लगता है कि सोनिया गांधी दोबारा एक्टिव रोल में आएंगी। इतनी ही उनकी भूमिका है कि जैसे परिवार के अंदर यदि टसल चल रहा हो तो उसमें एक कोऑर्डिनेशन की भूमिका निर्वाह करना, या एक निर्णायक अपनी बात रख देना कि भाई इनका दायित्व ये होगा, इनका दायित्व वो होगा, बस इतनी ही भूमिका में रहेंगी। या क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं पार्टी के अंदर, कभी कभी क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। तो चूंकि सोनिया जी की धमक है, जो जिसने भी कहा हो आपको, जिसने भी ये सूचना दी हो, बात तो उन्होंने सही, खड़गे जी ने सही कहा कि कार्यकाल किसका था, कार्यकाल तो सोनिया जी का ही था। मनमोहन सिंह जो है जो खड़ाओं की तरह जो है, तब तक जब तक राहुल गांधी बड़े होकर के बैरम खां जैसे अकबर बड़ा जब तक नहीं हुआ तब तक सारी चीजें स्टार्क था। जिस तरीके से उन्होंने ना पहले सोनिया जी को सारा क्रेडिट दिया, और फिर जैसे पासिंग में बोला कि मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। बात तो सब, जो चीजें सब कोई जानता है, देश का हर व्यक्ति जानता है कि भाई सत्ता का केंद्र क्या था, तो 10 जनपद था। फाइलें कहां जाती थी तो 10 जनपद होकर के निकलती थी। निर्णय कौन करता था तो 10 जनपद करता था। इसी बात को खड़गे साहब ने स्पष्ट। अब कांग्रेस में काफी कुछ चल रहा है, मंथन देखते हैं कि क्या होता है। एक लाइन बोल। 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर सोशल घुमाया, तब संविधान की आत्मा पर चाकू मारा, फिर एनएसी बनाकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाकर सोनिया जी को प्रधानमंत्री के ऊपर बैठा दिया असंवैधानिक रूप से, तब संविधान की आत्मा पर चाकू। चलिए, पश्चिम बंगाल की बात हमको करनी थी, वो मैं आपको 2-3 बयान सुनाता हूं। मैं वहां पर ये बाबरी कंट्रोवर्सी चल रही है, टीएमसी से भागे हुए हुमायूं कबीर अब तो अलग पार्टी बना ली उन्होंने। वहां पर उन्होंने कहा मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। तो पहले आप ये सुनिए कि जो बात इन्होंने, जो डेमोग्राफी की बात बीएल संतोष ने कही, जो बात इन्होंने कही कि ये तो बीएल संतोष ने कहा देश बचाने के लिए बंगाल जीतना है। आप केवल भाषा और शब्द जो इस्तेमाल किए हैं हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर के, वो सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट में कोई भारत का कोई जमीन में बाबरी मस्जिद नहीं होगा ये तो नहीं बताया। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज़्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में और बंगाल में तो
37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। अब जो ये कह रहे, क्या कहा उन्होंने, 72% मुसलमान है मुर्शिदाबाद में, क्या प्रॉब्लम है मैं मस्जिद बना रहा हूं तो? अब टेक्निकली कोई उंगली नहीं उठा सकता इनके ऊपर। अच्छा, ये सवाल जो है अभिषेक बनर्जी से पूछ लिया गया, फिर जो टीएमसी में अब सब कुछ होते जा रहे हैं, ममता जी तो है ही उनके, लेकिन ही इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अब वो भी बड़ा लोडेड बयान दिया उन्होंने, उनसे कहा कि बाबरी मस्जिद बन रही है, इस पर आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा, भाई तो ईंटें ही देख रहा हूं मैं, ईंटें ही तो रखी हैं, कहां बन गई? जब बनने लगेगी तब आप पूछिएगा, अभी तो वहां केवल ईंटें पड़ी हैं। सुने भाई, अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहा है? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। नहीं बनाए, लेकिन आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो आप और बीजेपी में फर्क क्या है, ये आप उनसे पूछिए। भाई, आपको अगर मंदिर मस्जिद का ही राजनीति करना है तो बीजेपी भी मंदिर बनाने का राजनीति किया। वैसे ये बात उन्होंने कह तो दी, लेकिन थोड़े शेकी ग्राउंड पर हैं वो खुद, क्योंकि ममता जी भी एक मंदिर बनवा रही हैं और हुमायूं कबीर ने उस पर भी रिएक्ट किया कि सरकारी पैसे से ममता बनर्जी जो है वो मंदिर कैसे बनवा सकती हैं। तो ये 2-3 विषय हो गए। ममता जी को मंदिर बनाना सूझा, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं मस्जिद बनना शुरू नहीं हुआ, जैसे उनको ये कुछ इनाम है कि मंदिर ये मस्जिद जो है बन नहीं पाएगी कभी, ऐसा लगा उनकी बातों से। और हुमायूं कबीर को इस बात का गौरव है कि मैं जिस जगह रहता हूं वहां 72% मुसलमान है। विजय जी, देखिए, हुमायूं कबीर ने जो बात कही कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो नहीं कहा गया कि नहीं बननी है, तो वो ठीक बात है। अभिषेक बनर्जी को एक जवाब पहले उन्होंने दिया था हुमायूं कबीर ने, शायद वो स्टेटमेंट आपने नहीं देखा। जब हुमायूं कबीर ने काम शुरू कर रहे थे और वो टीएमसी में थे, तो अभिषेक बनर्जी ने एक सभा में, पब्लिक में कहा कि अरे भाई ये सब करना है तो अलग पार्टी बना लीजिए और हमारे को हराइए। अच्छा, तब उन्होंने अलग पार्टी तो बना ली हुमायूं कबीर ने, एक काम तो हो गया। अब ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसके साथ अभिषेक जी ने जो बोला है उसमें उनको ये भी कहना चाहिए था कि सरकार तो ममता बनर्जी की है, सरकार का क्या रुख है? आज भी सरकार है, मतलब चुनाव के बाद नहीं, आज सरकार है। तो क्या हुमायूं कबीर अगर वहां पर मस्जिद बनाते हैं तो ये सरकार उसको रोक रही है कि नहीं रोक रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें रोकना है कि नहीं रोकना है। अभिषेक बनर्जी का भी तो कोई स्टैंड होगा ना, सरकार का मतलब टीएमसी सरकार का क्या स्टैंड है? क्या वो रोकना चाहते हैं? उनकी बातों से तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने कहा अभी बनना कहां शुरू हुई है, जब बनना शुरू होगी तब पूछना। नहीं तो ये और कैसे शुरू होती है बनना? मतलब शिलान्यास उन्होंने कर लिया, काम अपना शुरू कर रहे हैं, वो तो पूरी बन जाएगी, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो ये पहली मंजिल बनी है, दूसरी अभी नमाज नहीं पढ़ी गई, अभी नमाज नहीं, और नमाज वहां पे पढ़ी जा रही है। मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका क्या स्टैंड है ये भी तो उनको क्लियर करना चाहिए, ये बात है। एक संतोष साहब पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने बात की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिविलाइजेशन वॉर है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है, वो तो ठीक बात है, लेकिन बांग्ला की जो सिविलाइजेशन है, क्या वो बांग्ला जो भाषी लोग हैं या बंगाल के जो लोग हैं वो उनकी विचारधारा से कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और अभी ये बात तो उन्हें तमिलनाडु में जाकर भी कहनी है और उसके बाद केरल में भी जाकर कहनी है। सारी सिविलाइजेशनल लड़ाई है, सारी सिविलाइजेशनल लड़ाई है आरएसएस के लिए। वो आप समझ रहे हैं वो किस सेंस में सिविलाइजेशनल कहां होने, वो केरल में भी ऐसी है, तीनों जगह पर मैं बता रहा हूं आपको। यदि बीएल संतोष तमिलनाडु जाएंगे तब भी यही बात कहेंगे, केरल जाएंगे तब भी यही बात कहेंगे। केरल मान लेता हूं, तमिलनाडु में क्यों कहेंगे? तमिलनाडु में तो इससे ज्यादा जोर से लड़ेंगे। इसको समझिए ना, जो बीएल संतोष कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। भारत की संस्कृति सभ्यता पर अगर आक्रांता सभ्यता संस्कृति हावी हो रही है, उसकी वजह से देश का पूरा चरित्र बदल रहा है, जो हमारा सांस्कृतिक सामाजिक जो ढांचा है वो टूट रहा है, तो और सभ्यता की लड़ाई क्या होती है? मैं दुरुस्त की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, मैं उन पर वो सवाल थोड़ी कर रहा हूं, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो बीएल संतोष कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं ना, हमारी हजारों वर्षों की सभ्यता है, तो कौन सी सभ्यता है? और ये जो डेमोग्राफिक चेंज के जरिए उस सभ्यता को बदलने की कोशिश हो रही है, तो उसी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीएल संतोष जी जो कह रहे हैं वो बहुत क्लैरिटी है, जो संघ कहता है, जो भाजपा कहती है, जो इस देश का एक बड़ा वर्ग सोचता है कि हमारी संस्कृति सभ्यता पर हमला करने वाले कैसे उनको एक तरह से कहे कि उनको कैसे हम मान लें कि वो इस संस्कृति के वाहक। अच्छा, मैं आप क्योंकि बात हो रही है तो ये बात हाँ यहीं पर करना जरूरी है। आपने भी, आपके फोन पर शायद ये वीडियो आया हो, तुमने कहा दिखा देते हैं। वीडियो आज का नहीं, थोड़ा पुराना है, लेकिन चला जब घूमा तो फिर बात तो बड़ी खतरनाक कही गई थी। एक मौलाना है, मुफ्ती शमाइल नदवी,
इन्होंने एक बयान दिया था अपने किसी प्रोग्राम में। इन्होंने कहा था कि शरीयत और संविधान पहले कौन। तो इन्होंने कहा कि तुम मुसलमानों, तुम्हारा प्रॉब्लम ही ये है कि तुमने ये कुफ्र की बातें की कि हमारा देश पहले आता है, धर्म बाद में आता है। ये कुफ्र है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये ऐसी बातें करते हो तभी तुम्हारे ये हाल है। धर्म हमेशा आगे, देश बाद में। सुनिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? भाई यही तो बुनियादी सवाल है। और झगड़ा क्या है? यही है। झगड़ा ना कहिए, विवाद कहिए, यही है। धर्म बड़ा या देश, धर्म पहले या देश। मुफ्ती साहब ने खुल के कह दी बात। सर, बंटवारा हो गया तब भी हिंदुओं को समझ में नहीं आया कि उनके लिए देश बड़ा है या धर्म। वो तो कहते रहे कि भाई हम नहीं रह सकते, वी कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ यू, इस्लाम हमारी इजाजत नहीं दे सकता है। हमारे ही नेताओं ने कहा ना कि नहीं, हम तुमको तो रह करके साथ रह करके दिखाएं। तो धोखा भुगतो, फिर बंगाल भुगतो, फिर केरला भुगतो, फिर उत्तर प्रदेश भुगतो, फिर किशनगंज भुगतो, फिर बारापेटा भुगती है। उनका वो अपने आप में बहुत क्लियर है। वो जो कुछ कह रहा है वो बेचारा मौलाना, वो अपने दीन के अनुसार कह रहा है। जो कुछ भी कह रहा है वो अपनी इस्लाम की थियोलॉजी के अनुसार कह रहा है। इस्लाम पूरी सृष्टि को दारुल हरब और दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करता है, बांटता है, और कहता है कि जहां दारुल इस्लाम नहीं है, जहां दारुल हरब है, जहां इस्लाम का शासन नहीं है, हमको किसी भी तरीके से छल से बल प्रयोग करके हमको उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। हमें तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब इस्लामी जानकार मैं तो मतलब फिर वो हमेशा नहीं, वो ये कहते हैं कि ये कहा गया है कि आप जिस देश में रहे उसका मान कीजिए ना। आपके टेलीविजन स्टूडियो में, हम रोज टेलीविजन स्टूडियो में सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए कहा गया है, आप जो परिभाषित करते हैं जिहाद की परिभाषा, वो परिभाषा नहीं है। जिहाद की परिभाषा वो समझाते हैं हमको कि जो बुराई है, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष को हम जिहाद कहते हैं। ठीक है, ये वही ये क्या? अरे भाई, लेकिन मैं एक चीज में साथ में कह देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, ये एक तो ये आदमी सारे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये बात सही है कि ये इसने कोई डिग्री ली होगी, इसने कहीं पढ़ाई की होगी, कानून, ये इस्लाम की जानकारी ली होगी, और अच्छी जगह से, शायद बड़ी प्रतिष्ठित जगह से पढ़े भी हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो सारे मुसलमान साथ थे क्या? सर पूरी तो कर दूं, जैसे त्रिपाठी जी कहते हैं, दूसरा हाथ तो लगा दूं। तो मतलब मैं जब ये भी कहता हूं कि ये हर मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, साथ में ये भी कहता हूं कि कितने मुसलमानों ने इनकी बात को कंडेम किया। वही मूल बात। कितने लोगों ने कहा आप गलत बोल रहे हैं बात। बिल्कुल ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते जैसा आप कह रहे हैं। सर निश्चित रूप से देखिए, जिनके लिए धर्म बड़ा था उन्होंने पाकिस्तान मांगा और वो पाकिस्तान में ले लिया, और जिनके लिए भारत से बड़ा धर्म था वो पाकिस्तान में चले गए। जो मुसलमान यहाँ रुके तो उन्होंने इस धर्म से बड़ा अपने देश को माना कि भाई हम भारत में रहना चाहते हैं, वह रुके। तो इस तरीके से मौलाना अगर जो बयान दे रहे हैं, तो उन मुसलमानों को जिन्होंने इस देश को अपना माना है, उनको ऐसे मौलानाओं के खिलाफ बयान देना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि यह मौलाना जो है ये मुस्लिम समाज का, भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी है, और इसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव मुझे लगता है सारे मुसलमानों को जो इस देश को अपना मानते हैं उनको लेकर आना चाहिए। कौन लाएगा? मुस्लिम अगर मुसलमान का कोई वर्ग साथ में नहीं आता है तो यह तय है कि वो भले ही देश में रह रहे हैं, लेकिन उनका मन अभी भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अच्छा याद, इस बात पर बोले अरशद मदनी, इस पर बोले महमूद मदनी, अरे वो इनसे सहमत है कि नहीं? ओवैसी बोले, ओवैसी जी बोले, इससे सहमत है कि नहीं है? भाई इंडियन मुस्लिम लीग के जो लोग संस्थापक थे वो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में नहीं थे क्या सर? जो लोग उत्तर प्रदेश से, जो लोग केरला से, जो लोग मद्रास से, जो लोग बॉम्बे से, जो पाकिस्तान के पक्ष में समर्थन में, वो यही तो रह गए थे। सर जो बात बार बार हो रही है, मतलब इनके नदवी साहब जो भी बात कर रहे हैं,
मेरी आदत है साहब बोलने की, बहुत सारे लोग इस पर भी नाराज नहीं, होते हैं कि आप कैसे बात उनको करते हैं। वो थोड़ी नहीं, कई लोग इस पर भी कमेंट करते हैं, लेकिन तो वो जो बात कर रहे हैं वो उनका अपना सोच समझ होगा। हिंदुस्तान में जैसे अभी समीर साहब ने भी बहुत अच्छे से कहा कि भाई जो लोग धर्म को बड़ा समझते थे वो पाकिस्तान चले गए, जो देश को बड़ा समझते थे वो यहाँ रह लिए। अब आप हर दिन उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल करते हैं या इम्तिहान देते हैं, लेते हैं। ऐसे लोगों की वजह से नहीं तो उनका लीजिए ना सारे अब आपने एक और बात कही कि भाई कंडेम कितने लोगों ने किया। एक बड़े साधु बाबा हैं जिनको बहुत लोग मानते हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाइए। कितने लोगों ने उनकी निंदा कर दी क्या निंदा नहीं की, क्योंकि ये काम नहीं है। यदि जो लोग उनको मान रहे होंगे वो उनके साथ खड़े होंगे, जो लोग नहीं मान रहे वो उनके साथ नहीं खड़े। तो ये सुन के नदवी के साथ जो लोग खड़े हैं, इसको सुन के, ये बात सुन के अब वी शुड इग्नोर। नहीं, इग्नोर नहीं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें 30 करोड़ मुसलमानों को ये शामिल करना कि उन्होंने कंडेम नहीं किया, इसका मतलब वो नदवी के साथ। मैं कहां कह रहा हूं, मैंने तो 3 नाम लिए सर कि जो लोग अक्सर बयान देते हैं ऐसे मामलों में, वो आकर बोले इस पर उनकी क्या राय है। और मैंने तो खुद कहा कि ही इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। भारत की संसद में वंदे मातरम होता है तो सब लोग खड़े होते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सभी लोग नहीं खड़े होते। त्रिपाठी जी नहीं, थोड़ा सा ये मतलब विषयांतर सा हो गया। एक तो ये कि इसको लेकर बार बार ये ऐसे कहा जाता है कि जैसे हिंदू अपराध बोध में आ जाए मुसलमान के बराबर खड़े हो जाओ। नहीं खड़े होंगे भाई हम। देश मूल रूप से हिंदुओं का ही है, इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। ये भी ऑब्जेक्शनेबल चीज है। नहीं, मैं बता रहा हूं, तो इसका मैं मतलब बता आप रहा हूं संविधान नहीं मानते। मैं इस पर बता रहा अभी के अभी ऑब्जेक्शन, मैं आपके ऑब्जेक्शन के साथ उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने ऑब्जेक्शन ये पहले नहीं किया। कही जा सकती कि हिंदुओं का देश है। मूल रूप से ये देश उसी संस्कृति, सभ्यता, नहीं मैं कह रहा हूं ना, उसी संस्कृति सभ्यता का है। जब 1947 में हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए, संविधान बना, तो क्या हिंदुओं ने संविधान को नहीं माना? आज भी अगर आप ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए कह रहे हैं, तो क्या वो कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों को बाहर निकाल देना या नहीं करना है? क्या वो कह रहे हैं कि किसी के ऊपर कोई चीज थोप देंगे? और जिस हिंदू होने में, मैं बार बार ये कहता हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, शैव वैष्णव द्वैत अद्वैत निराकार साकार ब्रह्म शाक्त शक्ति सब शामिल हैं, उसको आप इस्लाम से कैसे तुलना खड़ा कैसे कर सकते हैं बराबर? ये थोड़ा सोचिए ना। और ये जो मौलाना कह रहे हैं, ये मौलाना तो जाकिर नाइक बन जाना चाहते हैं। चलिए, ये तो क्या कह रहे हैं कि भाई सब कुछ शरियत के लिहाज से करिए, और हम उनके पे डिबेट कर रहे हैं। कोई तुलना नहीं है भाई।